गरीब 5 बहनों की रसोई। एक गरीब गर्भवती औरत एक शव से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। गांव की बड़ी भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। अजी उठो ना, बस अब बंद भी करो ये अटखेलियां। अरे पद्मा पगला गई है क्या? मुर्दा कभी जागा है भला? रमू अब नहीं रहा, वह इस दुनिया से दूर जा चुका है। इस सच को स्वीकार कर ले। लगता है बेचारी को गहरा सोब लग गया है। आज के महंगे दौड़ में बिना पति के 4 बेटियों का भार जाने कैसे संभालेगी बेचारी। अब तो आखिरी आस इसकी कोख में बंधी, बस इस बार से बेटा हो जाए। पद्मा की पहले ही 4 बेटियां थीं, जिसका नाम रवीना, माधवी, परिणीति और पूजा था। इस बार पद्मा 5वीं बार गर्भवती थी। 8वें महीने का पड़ाव पार होने को था। रमुआ के रहते पद्मा ने बाहर डग नहीं निकाला था, क्योंकि रमुआ दिन भर खेत खलिहान में खटनी करता, जिससे घर खर्च आसान तौर पर चलता बन जाता। मगर उसकी मौत ने पद्मा पर घनघोर गरीबी का पहाड़ ढा दिया था। पद्मा का मन इसी चिंता में घुला जा रहा था कि अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा। 2 दिन बाद, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ तो दो ना। कैसी लाचार माँ हूँ मैं। मेरी बेटी मेरे सामने भूख से मचल रही और मैं कुछ नहीं कर पा रही। ऐसा दुख भोगने से भला तू मेरी माटी उठा ले। कहते हैं ना कि दिन भर के एक पहर को माँ सरस्वती हमारे जुबान पर सवार रहती हैं। शायद उस पहर माँ सरस्वती पद्मा के मुंह में विराजे बैठी थी। पद्मा को बड़ी आंख से प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। उसके शरीर में एक बच्चे को जन्म देने की ताकत नहीं रही थी। उसका पीला पड़ा चेहरा घर की कमी घटी और गरीबी की चीख चीख कर गवाही दे रहा था। माँ! रवीना दीदी, माँ क्यों छटपटा रही है? माँ नन्हे मेहमान को जन्म देने वाली है परिणीति। पद्मा अपने पूरे बल से बच्ची को जन्म तो दे देती है, मगर बदकिस्मती से उसका जीवन रूपी दिया बुझ जाता है। पद्मा की 5 बिटियां उसी पलछिन अनाथ हो जाती हैं। ये मंजर देखकर उसकी 4 बेटियों की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी नन्ही बेटी जिसने अभी जन्म ही लिया था, उसके लिए वह नजारा क्षणभंगुर था। रवीना पद्मा का अंतिम संस्कार करके घर बार की जिम्मेदारियों का बीड़ा अपने कांधे पर उठाती है। रवीना दीदी, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ दीदी, देखो मुनिया भी दूध के लिए रो रही है। तुम तीनों चिंता मत करो, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। माधवी, मुनिया का ख्याल रखना। रवीना अपनी बहनों की भूख मिटाने के लिए काम खोजने के लिए निकल पड़ती है, मगर निराशा के सिवा कुछ भी उसके हाथ नहीं आता। थक हार कर वह सड़क किनारे बैठकर खुद में बड़बड़ाने लगती है। पूरा गांव देहात रौंद कर देख लिया, कहीं कोई काम नहीं मिला। रसोई में रखे राशन के खत्ते खाली पड़े हैं। अगर मैं खाली हाथ घर लौटी तो मेरी बहनों का मन टूट जाएगा। एकाएक रवीना की नजर जंगल को जाती है। क्यों नहीं मैं जंगल से लकड़ियां काट कर बेचूं? उससे 4 पैसे भी आ जाएंगे और रसोई घर का चूल्हा जलाने का ईंधन भी जुट जाएगा। रवीना कड़ी मेहनत से लकड़ी काट कर उन्हें माथे पर डाले बाजार में बेचने पहुंचती है और कमाए पैसे से राशन खरीद कर घर के रसोई घर में घुस जाती है। सभी बहनों की निगाह रसोई की ओर गड़ी होती है। जीजी, और कितनी देर लगेगी? बस खाना तैयार है, रसोई घर में आ जाओ। माधवी मुनिया को गोद में लिए पूजा और परिणीति के साथ रसोई में आती है, जहां रवीना चूल्हे पर बन रही रोटी एक थाली में रखकर अपनी बहनों की ओर बढ़ा देती है और झिझकते हुए नर्म लहजे में कहती है, अपनी दीदी को माफ कर देना मेरी बहनों, मगर छुच्छी रोटियां देने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं, क्योंकि आटा मोल लेने के बाद बचे कुचे पैसे मैंने मुनिया के लिए पाव भर दूध के दाम में दे दिया था। जीजी, रोती क्यों? भूख लगने पर तो रूखी सूखी रोटियां भी मेवे मिष्ठान का स्वाद देती हैं। फिर ये हम गरीब बहनों का बड़ा भाग्य है कि हमें गर्मा गर्म रोटियां खाने को मिल रही हैं। हाँ दीदी, ये रोटियां तो दूध पोए जैसी मुंह में घुल जा रही हैं। लो आप भी खाओ। रसोई में मौजूद सीमित संसाधन, भंडारण और घनघोर गरीबी की गांठ भी 5 बहनों के बीच बसे प्यार को कमजोर नहीं कर पाई। रवीना बिना रुके थके लगातार लकड़हारिन बनकर रसोई की बागडोर संभालती रही। समय बीतता गया। 4 बहनें लगन से पढ़ा करती। मुनिया 5 साल की हो चुकी थी। रवीना हाँफते हुए तेज गति से घर की ओर बढ़ते हुए बुदबुदा रही थी। सांझ की बेला बीत गई। आज मुझे घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा घिराएगा। मेरी बहनों की नजर रसोई की ओर ही होगी। घर पहुँचते ही सीधे रसोई घर का रुख कर लूंगी।
जैसे ही रवीना घर आती है तो उसे रसोई में चूल्हा जलने की लौ के साथ खटर पटर सुनाई देती है। जैसे ही वह रसोई में घुसती है तो उसकी चारों बहनें मिलजुल कर खाना बना रही होती हैं। तभी मुनिया भागती हुई उसे लिपट कर कहती है, दीदी दीदी देखो, आज हमने रसोई का सारा काम खत्म कर दिया। मगर मैं तो आ ही रही थी। दीदी, आप हम गरीब बहनों की रसोई के खाली खत्तों को भरने के लिए सारा दिन रईस लोगों के रसोई में बर्तन चौका करती हैं और साथ ही बाजार में लकड़ी काट कर भी बेचती हैं। माँ के जाने के बाद से पिछले 5 सालों से इस रसोई को संभाल रही हो, मगर अब घर की रसोई में खाना पकाने की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। नहीं पूजा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पांव रसोई में पड़कर पढ़ाई से पीछे हटें। जीजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बहनें रसोई और घर बार की बागडोर संभालने के साथ पूरे लगन से पढ़ेंगी। ये सुनकर सभी बहनों की आंखें नम हो जाती हैं। तभी परिणीति कहती है, अरे बस बस, ये रोना धोना बंद करके खाना खाते हैं। ऐसा कहते हुए परिणीति रोटियों की थाक थाली में परोसकर नमक मिर्च प्याज के साथ खाने लगती है। वाह दीदी, आज तो इस मीठे प्याज ने सब्जी की कमी ही पूरी कर दी। हे भगवान, बस जल्दी से वो दिन दिखा दे जब ये गरीब बहन अपनी बहनों के लिए इस रसोई में ये रूखी सूखी रोटी की बजाय पकवान पकाए और अपनी बहनों को परोसे। समय बीतता गया। बड़ी बहन होने के कारण रवीना रसोई के खर्चे के लिए मेहनत करती रही। देखते ही देखते वो वक्त आ गया जब उसकी चारों बहनों की पढ़ाई पूरी हो गई और आखिरकार वह अपने पैरों पर दृढ़ खड़ी हो गई। दीदी, आंखें बंद करो। अरे मगर क्यों? पूजा रवीना की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कार में बिठाकर उसे लेकर निकल पड़ती है। तभी गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर गर्दिश से रुकती है। पूजा, आप तो पट्टी खोलो। बस दीदी, कुछ पल और। पूजा और बाकी बहनें रवीना की बाह थामे उसे बंगले के रसोई घर की ओर रुख करती हुई पट्टी खोलती हैं। आंखें खोलो दीदी। जैसे ही रवीना आंखें खोलकर उस रॉयल रसोई को देखती है तो उसकी आंखों के आगे अपने गरीब रसोई की छवि उभर आती है। दीदी, आपके बलबूते हम चारों बहनें आज अच्छे पद पर कार्यरत हो गई हैं। ये बड़ा बंगला उसकी भेंट है। सोचा था पहले आपको इस घर के गार्डन बालकनी के चप्पे चप्पे की सैर करवाएंगी, मगर मन में बसे कुछ दुख के दर्पण से आवाज आई कि हम गरीब बहनों की जीवन तो रसोई के इर्द गिर्द ही घूमती थी। जब भूख से चंचनाते उस चूल्हे की रोटी की ओर ताकते थे। मगर देखो दीदी, वो बहनों के जीवन से गरीबी की बदरा छट गई है। शुक्रिया दीदी, माँ के जाने के बाद तुम्हारे रहते एक भी रोज के लिए रसोई का चूल्हा उदास नहीं रहा। मुझे खुशी है कि आज मेरी बहनें काबिल हो गई हैं। आज मैं वो सब कुछ बनाऊंगी जो मेरी बहनों को पसंद है। रवीना के द्वारा की गई बरसों की कड़ी मेहनत गहरा रंग दिखाती है। एक दौर में उन्होंने घनघोर गरीबी में मिला कभी रूखा सूखा खाना तो कभी कम होने पर आधा पेट खाकर भी गुजर बसर किया। आज उनके बंगले में बनी रसोई उनके गरीब घर से 4 गुना बड़ी है। साथियों, मेहनत का फल भले देर से मिले मगर मिलता जरूर है। घड़ी में सुबह के 10 बज चुके थे। कलावती की चारों बेटियां स्नेहा, श्रुति, गरिमा और गिन्नी खाने की मेज पर बैठी हुई चम्मच और कांटे बजाते हुए चिल्ला रही थी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम भूखों को खाना दो, खाना दो, खाना दो। इतने में उनकी माँ कलावती बेलन लिए हुए गुस्से में बुदबुदाती हुई हॉल में आकर कहती हैं, जब देखो मेरी ये बेगैरत बेटियां घर को अनशन के मैदान में बदल देती हैं। आज इन चारों को तबीयत से ना सुता तो मैं भी इनकी माँ नहीं। अरे ठहर जाओ मेरी निकम्मी निकट्टू बेटियों, भागती कहाँ हूँ? आज मैं तुम चारों का चौथा किए दूंगी, तभी जाकर चिमकाड़ी की तरह चिल्लाना छूटेगा तुम्हारा। कलावती का गुस्सा देखकर श्रुति, स्नेहा, गिन्नी तो अपने कमरे में दुबक जाती हैं, मगर गरिमा उसके हाथ आ जाती है। इतनी गोरी चिट्टी होने के बावजूद सारा दिन चेहरे की लीपा पोती में लगी रहती हो। मजाल नहीं कि एक तिनका भी हिला दे। बस कुत्ते बिल्ली की तरह टेबल बजवा लो, आज तेरी खैर नहीं। माते, मुझे माफ कर दो। माते की लाते नहीं खानी तो बुला कर ला लाडोरानियों को। फिर चारों बहनें कतार में खड़ी हो जाती हैं। गौर से सुनो, अब तुम चारों बहनें फुहरता का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांध लो। गिन्नी और गरिमा, रसोई घर का बर्तन चौका से लेकर खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। श्रुति और स्नेहा, घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम संभालोगी। क्या? जी हाँ माँ, ये बर्तन चौका मेरे बस की नहीं। बर्तन मांजने से मेरे सुंदर नाखूनों की बलि चढ़ जाएगी। इस मेरे सुंदर गोरे हाथों की शोभा बिगड़ जाएगी। माँ, मुझसे भी सफाई नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप सस्ती सी कोई शन्नो या शांताबाई बुला लो।
जस्ट इमेजिन माँ, कैसा लगेगा जब आपकी चारों गोरी चिट्टी बेटियों के हाथ में मेकअप ब्लशर की बजाय पोछा और वाइपर हो। इससे बेहतर तो आप बहू ले आओ, आपको बाई मिल जाएगी और हमें भी भाभी मिल जाएगी। मेरी बेअकल बेटियों ने बात तो एकदम पते की कही है। ऋतिक भी 25 का पड़ाव पार कर चुका है, अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। अभी कलावती ऐसा सोच ही रही होती है कि अचानक उसका बेटा ऋतिक अपनी पत्नी कोहिना के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी कलावती कहती है, ऋतिक, ये तूने शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है और ये किस घूंघट वाली को हमारे घर उठा लाया है? माँ, ये कोहिना है, मेरी बीवी और आपकी बहू। जैसे ही कोहिना अपना घूंघट उठाती है तो कलावती और उसकी चारों बेटियां उसके काले चेहरे को देखकर दंग रह जाते हैं। और तभी उसकी चारों गोरी ननद उसे नीचा दिखाने के लिए बोल पड़ती हैं, अरे कोहिना है या कोयला है? देख लो माँ, भैया ने तो आपके सपनों पर पानी फेर दिया, बिना बैंड बाजे और बारात के ब्याह रचा लिया। भैया, हमने तो सोचा था कि आप अपनी चारों गोरी चिट्टी बहनों से भी सुंदर बीवी लाओगे। दुनिया भर में एक से एक लाजवाब लड़कियां हैं, फिर भी आपने इस काली को घरवाली बना लिया। अरे बंद करो तुम चारों अपनी बेढंग की बातें। अरे क्या गलत कह रही हैं तेरी बहनें? अरे कभी हंस के साथ कौवे का मेल देखा है? जब आस पड़ोस वालों को पता लगेगा तो ताने कसेंगे कि बेटी इतनी गोरी चिट्टी और बहू इतनी काली। इस पर ऋतिक बगैर कोई जवाब दिए कोहिना को लेकर कमरे की ओर चल देता है। पाँव फटने के साथ कोहिना उठकर सारा काम काज निपटा कर पहली रसोई की रस्म करती है। तभी उसकी चारों ननद और कलावती खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे किस मुंह से तू मुझे अपनी माँ जी कह रही है? बिन बुलाए बाराती की तरह मेरे घर में घुस आई है। माँ जी, आपका गुस्सा लाजमी है, मगर मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए। बड़े अरमानों से मैंने ये चाय बनाया है, थोड़ी पी लीजिए। ये सुनकर कलावती चाय पी लेती है, मगर उसकी चारों गोरी ननद गुर्राती निगाहों से उसे देखकर कहती हैं, हमारी ब्लैक टी। भाभी, अगर तुम्हारी बटरिंग बातें खत्म हो गई हो तो जाकर हमारे लिए ब्लैक कॉफी ले आओ। कोहिना अपनी ननद की कड़वी बातों को नादानी समझकर भूलते हुए उनके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर ले आती है और फिर याक श्रुति, स्नेहा, ये ब्लैक कॉफी जरूरत से ज्यादा ही काली नहीं लग रही? लगता है इसने कैफीन पाउडर के बजाय अपना काला रंग इसमें उड़ेल दिया है। इतना सुनकर भी कोहिना हाथ मलकर रह जाती है। अब कोहिना अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ चढ़ कर निभाने लगी थी, जिसे देखकर कलावती कहती है, बहू, मैंने तेरे काले रंग को देखकर तुझे कितना भला बुरा कहा, मगर तू तो कोहिनूर का हीरा निकली। इतनी खरी खोटी सुनकर भी चेहरे पर झूठी खुशी की खिलखिलाहट लिए अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तू मेरी भटक तो खुल गई, बस मेरी बिटियाएं भी बदल जाएं। फिक्र मत कीजिए माँ जी, जिस तरह आपका बर्ताव बदल गया, मेरी चारों ननद की नादानियां भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। समय गुजरता है। फिर एक दिन, मॉम, हम चारों अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारा लुक? अरे ये लीपा पोती और लुक मेरी सोच से परे है, अपनी भाभी से ही पूछ लो। माँ, इससे क्या पूछना, जिसे खुद ही पहनने ओढ़ने का दूर दूर तक कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। हाँ, बेचारे कपड़े भी इस काली भाभी के तन पर पड़कर खुद को कोसते होंगे। इस तरह चारों गोरी ननद अपने गोरेपन का गुमान झाड़ती हुई अपनी काली भाभी की हंसी उड़ाकर चली जाती हैं। ऐसे ही वह हर दिन कभी अपनी काली भाभी को किसी न किसी बेतुकी बातों का मुद्दा बनाकर अपनी काली भाभी को कोसा करती थी। एक दिन, माँ, ये घर किस खुशी में सजाया जा रहा है? घर में कोई फंक्शन है क्या? तुम चारों बहनों को अपने फैशन से फुर्सत मिले तब तो घर की खास खबर रहेगी। अरे बुआ बनने वाली हो तुम चारों, बहुत जल्द घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, इसीलिए सोच रही हूँ कल बहू की मुंह दिखाई के साथ बहू की गोद भराई का ऐलान कर दूं। आखिरकार इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। बड़ी खुशखबरी नहीं माँ, बुरी खुशखबरी है। अरे काली कमली क्या कम थी जो अब इस घर में अंधियारे के अंश की लौ जला रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब एकदम साफ है माँ। एक तो बदकिस्मती से ये काली कमली हमारे घर की बहू और हम चारों गोरी ननद की काली भाभी। अरे इसका होने वाला बच्चा भी एकदम ग्रुप एडमिन के काले बच्चे जैसा पैदा होगा। गिन्नी एकदम सही कह रही है माँ, क्यों जानबूझकर हमारी जगहसाई करवाना चाहती हो? देख लो माँ, हमारा तो इसके बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये खुशखबरी जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाए तो ही बेहतर होगा। बस करो तुम चारों का, बहुत हो गया। इतने दिनों से तुम चारों की बदसलूकी बर्दाश्त कर रही थी मैं।
मेरी चारों ननद नादान है ये सोचकर। ईश्वर ने मुझे इस काले रंग में रचकर भेजा तो मेरा क्या दोष। काले लोगों के भीतर भी दिल होता है, मगर अपने काले रंग के चलते मैं तुम चारों ननद के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई कि काश एक दिन तुम बदल जाओगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे कालेपन के चलते तुम चारों मेरे होने वाले बच्चे को मौत का कौर करने की बात आसानी से कह दोगी। कोहिना की बातें सुनकर उसकी चारों गोरी ननद का सर जमीन पर गड़ने को हो जाता है और वह कहती हैं, भाभी एक आखिरी बार अपनी ननद की नादानियों को माफ कर दो। हाँ भाभी, हम चारों ने अपने गोरेपन की गुमान में कभी भी आपकी कद्र नहीं की, मगर आज आपने हमें आईना दिखा दिया कि इंसान अपने सूरत से नहीं बल्कि सीरत से सुंदर होना चाहिए। अपनी चारों ननद के मन में किए पर पछतावा देखकर कोहिना उन्हें गले लगाने को बढ़ती है, तभी कलावती कहती है, जाने दे बहू, अपनी चारों निखट्टू ननद को एक मौका दे दे। ननद भाभी के रिश्तों में खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। कोहिना का कड़वा कथन उसकी चारों ननद के भीतर से काले और गोरे के बीच बसे नजरिए को नया आयाम दे जाती है। आज सभी खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ गोरी ननद की काली बहू की ये कहानी होती है यहीं खत्म। जबलपुर गांव में रहने वाली राजरानी के 2 बच्चे थे, रोहित और नीलम। रोहित नीलम से बड़ा था। कुछ साल पहले ही उसकी शादी भार्गवी से हो चुकी है। नीलम अपनी भाभी को देखकर सारा दिन नाक भौं सिकोड़ती। एक सुबह, भार्गवी भाभी कहाँ हो आप? क्या हुआ नीलम, सुबह सवेरे क्यों शोर शराबा कर रही हो? कितनी बार कहा है ना तुम्हें कि सुबह सबसे पहले मेरा रूम क्लीन कर दिया करो। देखो, आंगन की धूल मिट्टी मेरे कमरे में पड़ी है। तुम तो हो ही गांव की गवार। जानती हो, शहरी लोगों का फर्श एकदम चकमक की तरह चमकता है। नीलम, जिस माटी से तुम्हें एलर्जी है ना, इसी गांव की धूल माटी से सनकर तुम्हारा बचपन बीता होगा। ओह प्लीज भाभी, अब अपना भाषण झाड़ना छोड़कर झाड़ू लगाओ। ये पहली दफा नहीं था जब नीलम ने अपनी भाभी से ऐसे बात की हो। कभी पहनावे के पीछे तो कभी खाने में नुस्ख निकालकर भार्गवी को खूब खरी खोटी सुनाती। समय बीतता है और राजरानी के पास वेदांत नाम के लड़के की तस्वीर आती है। नीलम, ये तस्वीर देख, तेरे ताऊ जी ने शहर से रिश्ता भेजा है। लड़के का नौकरी पेशा है। तू भी अब सयानी हो चली है। अगर तुझे पसंद है तो बता, बात बढ़ाऊं? नेकी और पूछ पूछ। माँ, मेरी आंखें हमेशा से शहर में रहने के सपने देख रही है। मुझे ये पसंद है। नीलम की रजामंदी जानकर राजरानी कुछ ही दिनों की मोहलत में धूमधाम से नीलम की शादी वेदांत से कर देती है, जिसके बाद नीलम अपनी भाभी के गले लगकर उससे बोलती है, हाँ, फाइनली आज आपकी ननद को इस गांव से निजात मिल गई। बाय बाय मेरी बॉडम भाभी। जाते जाते भी नोक झोंक कर रही है। हे भगवान, मेरी इस नादान ननद को सारी खुशियां मिले। नीलम अपने पति वेदांत के साथ शहर आ जाती है। अब दोनों ननद भाभी अपने घरों में रहने लगती है। फिर एक सुबह डोरबेल बजती है। ये दूध वाला भी ना सवेरे होने के साथ विकट प्राणी के जैसे प्रकट हो जाता है। जैसे ही भार्गवी दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी ननद अपने पति और बड़े बड़े सूटकेस के साथ खड़ी होती है। अरे नीलम, तुम और नंदोई जी यहाँ? शहर में सब भला चंगा तो चल रहा है। भाभी, सीबीआई की तरह तहकीकात करना बंद करो और सामान ले आओ। नीलम की आवाज सुनकर उसकी माँ राजरानी और भाई रोहित हॉल में आते हैं। अरे नीलम, वेदांत, तुम? व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कैसे हैं साले साहब? बाय लागू माँ जी। जुग जुग जियो दामाद जी। भार्गवी, बहू तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? चाय पानी का बंदोबस्त कर। राजरानी के कहते ही बहू रसोई में चली आती है और जैसे ही नीलम बोलना शुरू करती है, भार्गवी कान खड़े किए सुनना शुरू करती है। नीलम बेटी, बात क्या है? तेरा चेहरा भी बुझा बुझा दिख रहा है और दामाद जी भी बड़े खोए हुए नजर आ रहे हैं। माँ, सडनली वेदांत की नौकरी चली गई। घर भी रेंटल था। ऐसे में निहत्थे होकर शहर से सब कुछ हैंडल करना माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा लग रहा था। मुझे डर था कहीं ये डिप्रेस ना हो जाए। इसीलिए माँ, मैं हमेशा के लिए शहर छोड़ करके यहाँ लौट आई। अब हम यहीं रहेंगे। अपनी ननद की रहने की बात सुनकर भार्गवी कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब तो मुझे रोजाना बढ़ा चढ़ाकर रोटियां बेलनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी नाकाम ननद के फैसले के कारण
मेरे नल्ले नंदोई जी घर जमाई बनकर यहाँ जमने जो वाले हैं। भार्गवी अपनी ननद को चाय देते हुए कहती है। नीलम, शहर में तो सैकड़ों नौकरी होती है। मुझे लगता है नंदोई जी ने खास पैर भी पैतरा नहीं आजमाया होगा, इसीलिए बात नहीं बनी। मेरी मानो तो वापस जाकर कोशिश करो। मेरी जलोकड़ी भाभी, तुम्हें तो मेरे यहाँ आने से परेशानी है, मैं सब समझती हूँ। नीलम, तुम अपनी भाभी को गलत समझ रही हो। मुझे तुम्हारे यहाँ आने से नहीं, बल्कि नंदोई जी के घर जमाई बनने से आपत्ति है। अरे बहू, ये जलेबी जैसे बातें फिराकर तू साबित क्या करना चाहती है, और जमाई राजा के यहाँ रहने से दिक्कत क्या है? सासू माँ, शायद आपने ये कहावत नहीं सुनी कि बहन के घर भाई और ससुराल के घर जमाई दोनों कुत्ते कहलाते हैं। अपनी भाभी का कड़वा कथन सुनकर नीलम गुस्से से फुफकारती हुई चीख पड़ती है। बस भाभी, अपनी जुबान को लगाम दो, वरना अगर नाते में तुम मेरी भाभी और मैं तुम्हारी ननद ना होती तो आज मैं तुम्हारे इस बेतुके कहावत के लिए जमील की धूल चटाने में बिल्कुल नहीं चूकती। नीलम का गुस्सा देखकर उसका नल्ला पति वेदांत कहता है, कुछ कर वेदांत, वरना तेरी ये बैल बुद्धि बीवी सब बिगाड़ देगी और मुझे वापस शहर जाकर 12 घंटे बंद कर नौकरी करनी पड़ेगी। मैं अब खटनी नहीं करने वाला। अरे नीलम, शांत हो जाओ यार। ननद भाभी में छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। हाँ मेरी प्यारी बहन, तू चिंता मत कर, अब तुम यहीं रहोगी। अपने पति और सास की पक्षदारी देखकर बहू बोलती है। नीलम, आज जो तुम्हारे भाई और माँ जी के मुंह से फूल बरस रहे हैं, ये अंगारों का मोड़ कब ले बैठेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पहले तो नीलम को अपनी भाभी की बातों पर भरोसा नहीं होता, मगर धीरे धीरे उसे अपनी माँ और भाई का बर्ताव बदलते दिखने लगता है। रोहित जी, रात को लौटते वक्त भाजी तरकारी लेते आना। भार्गवी, मैं दफ्तर देखूं या लौकी भिंडी खरीदता फिरूं? घर में एक मुफ्तखोर मर्द भी है, ये सब्जी मंगा लेना इससे। माँ, देखा तुमने, भैया मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती कर गए। अरे किसे गलत बोला रोहित ने? सारा दिन तो जमाई राजा घर में पड़े पड़े नल्लागिरी करते हैं, काम धाम तो कुछ है नहीं। राजरानी की कड़वी बोली वेदांत के दिल में कील के जैसे गड़ जाती है, साथ ही आंसू उसके आंखों से झलक पड़ते हैं। ये दृश्य भार्गवी देख लेती है। ये नंदोई जी की आंखें भीगी क्यों है? अच्छा है, इनकी भटक खुलनी जरूरी है। वेदांत फीके मन से बाजार जाने के लिए निकल जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जमाई राजा पर ज्यादतियां बढ़ जाती है। और फिर एक दिन, रोहित भैया, वेदांत जी के कपड़े फटे पुराने हो गए हैं, आप इनके लिए एक आधे शर्ट लेते आना। नीलम, नए कपड़ों की क्या जरूरत है, जब जीजा जी को नकारों के जैसे दिन भर घर में मक्खियां ही मारना है। कबर्ड में कुछ पुराने शर्ट पड़े हैं ना, जमाई राजा पर बहुत जचेंगे वो। अपने पति की हंसी उड़ता देखकर नीलम निराश होकर अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी भाभी भीतर आकर बोलती है। नीलम, चुप हो जाओ, तुम्हें ये दिन देखना ना पड़े इसलिए पहले ही दिन मैंने तुम्हें बताया था। नीलम, रिश्ते मोदक मिष्ठान के जैसे हैं, जिसे ज्यादा चाव से खाने से केवल बीमारी मिलती है। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, क्योंकि सिंदूर दान के साथ ही मायके में बेटी का मोल सिर्फ मेहमान का रहता है। जो ये अपने मन मुताबिक हमेशा नहीं ठहर सकती, उनके दिल के करीबी रिश्ते ही उन्हें दायरे दिखाते हैं। भाभी, भगवान ने आपको किस मिट्टी से बनाया है? मैंने कभी भी आपसे मीठी मुंह बात नहीं की, बावजूद इसके आपने हमेशा मेरा भला चाहा। अब मैं वेदांत के साथ शहर लौट जाऊंगी। अचानक वेदांत कमरे में आकर कहता है, नीलम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरी ही काम की कमी के कारण मुझे नौकरी से नोटिस मिला था। मेहनत से बचने के लिए मुझे घर जमाई बनना बेहतर लगा, मगर ससुराल में अपने सम्मान खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेहनत की रोटी मारी हुई सैकड़ों रोटी और पकवानों से भला है। अब मैं मेहनत से कभी नहीं भागूंगा। वेदांत और नीलम निर्णय लेकर शहर वापस लौट आते हैं। माँ, भैया, मैं शहर वापस जा रही हूँ। आपने और भैया ने मेरे पति का जितनी बार घर जमाई कहकर उन्हें मजाक का पात्र बनाया है, वो भूलने के लायक तो नहीं, मगर आपकी उन बातों ने मेरे पति और मेरी भटक खोल दी है। दोनों दंपति शहर लौटकर भरपूर मेहनत से जॉब करके हंसी खुशी रहने लगते हैं। कोई भी रिश्ता जीवन भर हमारे साथ नहीं चलता। वक्त बुरा होता है तो मधुर से मधुर रिश्तों के दायरे बदलने में देर नहीं लगती।
डूंगर प्रसाद किसी काम से लौट रहा था तो एक खराब रोड के गड्ढे से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके सर और पांव में चोट लगती है। ड्राइवर मरहम पट्टी कराकर वापस डूंगर को घर ले आता है। उसकी ये हालत देखकर शिल्पा बहू कहती है, पापा जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? इतनी चोट कैसे लग गई? ड्राइवर ने गाड़ी सही से नहीं चलाई क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने तो अच्छे से चलाई थी, लेकिन सामने एक खराब सड़क थी। वहां से जा रहे थे कि एक बड़ा सा गड्ढा आया, जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया और अब तक कितनों की जान गई होगी वहां पर। अरे पापा जी, आप उस जगह से क्यों आए? सीधे रोड से आते। वो कम टूटा था। आपने एक बात तो ठीक कही है, उस गड्ढे को भरना होगा, वरना और कितनों को चोट लग जाएगी। मैं आज ही उस गड्ढे को देखने जाऊंगी, एमएलए को कंप्लेन भी करूंगी आपको कितनी चोट आई है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों इतना सातवें आसमान पर चढ़ी है? आप जरा पापा जी की हालत देखिए। ये सब यहाँ के नेताओं की वजह से हो रहा है। वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। पापा जी, आप दवाई लेकर आराम करना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर शिल्पा बहू उसी रोड पर पहुंच जाती है जहां वो बड़ा सा गड्ढा था। तभी आसपास के लोगों से कहती है, ये गड्ढा तो काफी बड़ा है। आंटी जी, ये गड्ढा करीबन कितने सालों से है? बेटा 10 सालों से ये गड्ढा ऐसे ही है। यहाँ कोई नेता काम ही नहीं करता। 2 नेता बदल गए, लेकिन मजाल है किसी ने भी ये सड़क बनवाई हो। मेरे बेटे के साथ और भी छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए हैं इस गड्ढे की वजह से। ये सब झूठे वादे करके आपसे वोट ले लेते हैं। ये वोट के काबिल ही नहीं, क्योंकि वो काम तो करते ही नहीं है। कंप्लेंट डालना बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल इस गड्ढे को भरती हूँ मैं। ये कहकर शिल्पा अपनी साड़ी का पल्लू कमर में फंसाती है और तसला लेकर मिट्टी से उस गड्ढे को भर देती है। फिर गड्ढा भर जाता है। आंटी, अब आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ और एक्सीडेंट तो होने से रहे, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा बहुत इलाज कर दिया है। पर ये रोड अभी भी खुदा हुआ है, संभल कर रहिएगा। शुक्रिया बेटा, लेकिन जब तक यहाँ के मोहल्ले सड़कों में बदलाव नहीं आएगा, तब तक लोग सुरक्षित कैसे होंगे? हमें अब की बार किसी अच्छे नेता को वोट देना होगा, जो हमारी समस्या को समझे। उसे जिताएंगे। ऐसा कहकर शिल्पा एमएलए के ऑफिस जाकर टूटी सड़कों की मरम्मत और एक्सीडेंट के बारे में कंप्लेन कर देती है, जिसके बाद एमएलए कहता है, ठीक है, एक बार चुनाव हो जाए, फिर हम इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि अभी तो हम चुनाव में बिजी हैं। कांग्रेस की पार्टी का बटन दबा दीजिएगा और हमें जिता दीजिएगा। फिर देखिए कैसे पूरा मोहल्ला चकाचक हो जाएगा। जी शुक्रिया। हफ्ता बीतता है। हर गली मोहल्ले में सभी चुनाव चिन्ह के लोग अपनी अपनी गाड़ी में चश्मा लगाए वोट मांगने के लिए घूमते हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का एमएलए लोगों से कहता है, झाड़ू का बटन दबाएं और हमें जिताएं। हम आपको बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, हर तरीके से फ्री, बल्कि टेंशन फ्री रखेंगे। एकदम फ्री फ्री फ्री। गली गली में शोर है, हर जगह आम आदमी पार्टी का जोर है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एमएलए जीप में बैठे हुए सबको हाथ दिखाकर कहता है, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वो हाथ का बटन दबाएं और हमें जिताएं। आपको मिलेगा सिलेंडर विद सब्सिडी। हम भी दौड़े रेस को, आप जिताएं कांग्रेस को। जहां जोर शोर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रैली निकल रही थी, वहीं सामने से भाजपा की पार्टी का एमएलए वादा करते हुए खूब नमस्कार करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, देखिए सभी लोगों ने हमें वर्षों से बहुत प्यार दिया है। इस बार भी हमें ही जिताइएगा। कमल के चिन्ह को दबाइएगा। सालों से आपके विश्वास पर खरे उतरे हैं। इस बार भी नई स्कूल, नई डिस्पेंसरी बनाएंगे, टूटी सड़कों को बनाएंगे। और मेरा वादा है आप सबसे, फ्री के पीछे मत भागो, अभी समय है, अभी जागो। माँ जी, पापा जी, हम इसे ही वोट देंगे। इन्होंने बोला था मुझे, एक बार चुनाव जीत जाएंगे तो वो इस बार कार्य प्रगति में करेंगे। हाँ बहू। कुछ दिनों बाद मतदान था। सभी लोग मतदाता केंद्र पहुंचकर अपने मतदान देते हैं।
जिसके बाद वहां भारी चुनाव से पहले का एमएलए ही फिर से विधायक बन जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन वो कोई भी कार्य नहीं करवाता। कोई भी सुधार ना होने पर शिल्पा ऑफिस जाती है, जहां उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। लेकिन शोर मचाकर वो एमएलए के पास जाकर कहती है, एमएलए जी, आपने तो हमसे वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद आप सड़कें बनवाएंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे, पर आपने तो एक पत्थर तक नहीं लाया। सड़क का क्या, ये झूठे वादे सिर्फ वोट के लिए थे। आपने क्यों नहीं किया? यहाँ आप नोटों की गड्डियां गिन रहे हैं। देखिए, हर चीज शिल्पा जी आपके हिसाब से नहीं चलती। पॉलिटिक्स में कभी कभी चालें चलनी पड़ती है, और हमने ठेका ले रखा है क्या सड़क बनवाने का? चलिए जाइए यहाँ से। क्या मतलब? आप सिर्फ झूठे वादे करने वाले हैं, कोई प्रगति नहीं करेंगे। देखिए आगे क्या होता है। देखिए, मुझे धमकी मत देना, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर वो ऊपर के लोगों को अपने विधायक की कंप्लेंट करती है, मगर कोई बात नहीं बनती। हमेशा उसकी कंप्लेंट को खारिज कर दिया जाता था। वहीं आते जाते उसे कुछ लोग मिलते हैं। अरे आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं बेटा। इन सरकारी लोगों से कहा था कि बिजली का खंबा ठीक करा दो, लेकिन नहीं। और कल मेरे बेटे पर बिजली का खंबा गिर गया, जिससे मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया। और 2 दिन पहले खुली नालियों की वजह से आसपास के लोगों को बहुत डेंगू मलेरिया हुआ। इससे हम भी अस्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। सारे झूठे वादे करते हैं। काश कोई आए जो इन्हें सबक सिखाए। तुम इतनी अच्छी हो, तुम ही क्यों नहीं चुनाव लड़ती हो? मुझे लगता है आंटी जी, अब यही करना पड़ेगा। शिल्पा और भी लोगों की बातें सुनती है, जिससे उन्हें झूठा नेतागिरी करने वाले लोगों के बारे में काफी जानकारी मिलती है, और घर जाकर रोने की बातें सोचती है और अपने सास ससुर से कहती है, माँ जी, यहाँ बहुत राजनीति चलती है। आम लोगों की ख्वाहिशों को दबा दिया जाता है अपने लालच के कारण। अब मैं इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। मतलब बहू? माँ जी, पापा जी, अब मैं इलेक्शन लड़ूंगी, उन लोगों की आवाज बनूंगी। शिल्पा, वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। शुक्रिया। अब देखना आप, सबके प्यार, आशीर्वाद और लोगों के सामर्थ्य से कैसे यहाँ एमएलए को खारिज करती हूँ। शिल्पा उसी दिन से पॉलिटिक्स की पढ़ाई करने लगती है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के जड़ों में जाकर उनकी हिस्ट्री सर्च करती है, लोगों से उनकी तकलीफों के बारे में पूछती है। और 5 साल पढ़ाई करने के बाद जब दोबारा चुनाव लड़े जाते हैं तो शिल्पा भी काफी जनों को इकट्ठा करके अपना कलम चिन्ह बताकर कहती है, नमस्कार। इस बार आप में से किसी को भी निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं उम्मीदवार खड़ी हो रही हूँ और आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हुए कहती हूँ कि यहाँ की एक एक सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, हर चीज में आपको आराम मिलेगा। यहाँ की सड़कें बनना अगले दिन से शुरू हो जाएगी। बस अपने प्यार को मुझे वोटों में देकर जिताइए। कमल का चिन्ह दबाएं और चिंता मुक्त हो जाएं। तभी आसपास के लोग जिसकी उसने मदद की थी वो लोग कहते हैं, अरे ये तो वही इलेक्शन वाली बहू है जिसने गड्ढा भरा था। इस बार हम इसे ही वोट देंगे, ये पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ, मैं भी इसी को वोट दूंगी। हाँ हाँ, मैं भी इसी को वोट दूंगा। तभी वहां गाड़ी से एमएलए गुजरता है। अरे ये तो वही औरत है जो मुझसे सड़क बनवाने के लिए लड़ रही थी। अब क्या होगा देखते हैं हुजूर, ये कच्ची खिलाड़ी है, कोई इसे वोट नहीं देगा। कुछ दिनों बाद वोट पड़ते हैं और चुनाव में शिल्पा भारी मतों से जीतकर वहां की एमएलए बन जाती है, जिसके बाद सब लोग उसे फूल माला चढ़ाते हैं। घर वाले खुश होते हैं। वहीं पुराना एमएलए अपने सिर पर हाथ मारता है और 6 महीने के भीतर शिल्पा आसपास के स्कूल और नई सड़कें बनवा देती है। साथ ही बिजली के खंभे भी नए लगाए जाते हैं। और ये सारी प्रगति देखकर एक सम्मेलन होता है जहां लोग कहते हैं, सच में एमएलए बहू, जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। जय हो आपकी। बहू, भगवान तुझे खुश रखे, तूने यहाँ की सारी मरम्मत करा दी। तो बोलो हमारे एमएलए कैसे हो?
बिल्कुल शिल्पा जैसे हो। अरे वाह बहू, तूने कर दिखाया। बहुत गर्व हो रहा है आज तुझ पर। इस तरह वहां के सभी लोग शिल्पा के एमएलए बनने से बहुत खुश होते हैं और शिल्पा ऐसे ही लोगों की मदद करती है। शिखा सैकड़ों सपने लिए आज अपने दुल्हन के जोड़े में बैठी तैयार हो रही थी। चारों ओर उसकी शादी की शहनाई बज रही थी। तभी शिखा की माँ उसकी नजर उतार कर कहती है, आज मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही है कि क्या बताऊं, कहीं मेरी नजर न लग जाए तुझे। अरे माँ, कभी माँ की नजर बेटी को लगती है? आज तू जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी, भगवान तुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखे। अच्छा, मैं नीचे काम देख रही हूँ, तू ख्याल रख। ये बोलते ही कुसुम चली जाती है और तेज आंधी चलने लगती है। शिखा के कमरे की खिड़की बार बार बजने लगती है। कमरे की लाइट खराब होने लगती है। तभी डरी हुई शिखा कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? मौसम इतना कैसे बिगड़ गया? अब वो बारात लेकर कैसे आएंगे? लगता है मेरी शादी में आज बारिश होकर ही रहेगी। शिखा, शिखा, मैं आ गया, तुम्हारा प्यार आ गया। ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? तुम्हारा प्यार लौट आया है शिखा, तुम्हारा युवराज। जैसे ही वो आधा जला हुआ चेहरा, भूत वाला चेहरा दिखाई देता है, शिखा के सामने आता है तो शिखा बेहद डर जाती है और अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहती है, युवराज, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे डर लग रहा है। आज मेरी शादी है और मैं कुछ गड़बड़ नहीं चाहती। शिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे देखकर ऐसे मत करो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो। आज हम दोनों शादी करेंगे। वो डरावना भूत शिखा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर ले जाता है और शिखा हाथ छुड़ाकर कहती है, तुम पागल हो गए हो? होश में तो हो युवराज। तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। तुम भूत हो और मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो किस बात की शादी? कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकती तो एक भूत तो अपने प्यार से शादी कर सकता है ना। चलो आप। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बारात आने वाली है। जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम्हारी बारात आने वाली है। ना रहेगा दूल्हा, ना बजेगी शहनाई। ये बोलकर भूत उसके दूल्हे को ढूंढता हुआ उसी रेलगाड़ी में पहुंच जाता है जिसमें सभी बाराती आ रहे थे। रेलगाड़ी कई तरह के फूलों से सजी थी और अंदर सभी बाराती ढोल नगाड़े पर नाच रहे थे और दूल्हा सेहरा लगाए बैठा हुआ था। अरे और ढोल वाले, इतनी तेज बजा के लड़की वालों को पता चल जाए कि उनकी बारात आने वाली है। अभी बजाता हूँ। आज मैं अपने दोस्त के लिए गाना भी गाना चाहूंगा। ओ तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनू दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के, भूतनी के ओ भूतनी के, तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के। अरे, ये तो मेरे लिए गाना बजा रहा है। मुझे नाचना चाहिए। ओ मेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, ओ मेनू दूल्हा मैंने बनाया भूतनी के। ये कहते ही वो भूत नाचने लगता है। तभी रुक कर कहता है, अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे उस दूल्हे को मारकर उस जगह बैठना है और अपनी शिखा के पास जाना है। अब ये बारात भूत की बारात होगी जिसमें सब लोग नाच कर जाएंगे। ये बोलते ही वो भूत उसके शरीर में घुस जाता है। फिर उसे ट्रेन के टॉयलेट में ले जाकर मार देता है और खुद उसकी जगह आकर बैठ जाता है। अब ये सहरा ही मुझे दूल्हा बनाकर मेरी शिखा तक पहुंचाएगा। मैं बारात लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरी शिखा। अरे भाई, तो भी शादी का लड्डू खाने वाला है? अपनी खुशी तो जाहिर कर। सच बताऊं तो मैं शिखा से शादी करके उसे सारी खुशी दूंगा जो मैं उसे पहले नहीं दे पाया। पहले कब? तू तो कभी भाभी से मिला ही नहीं। मेरा मतलब है वक्त ही नहीं मिला। तो अब शादी के बाद उसे सारी खुशियां दूंगा और इसीलिए मैं गाना चाहता हूँ। काजल की स्याही से लिखी है तूने न जाने कितनी लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। अरे वाह वाह वाह। कुछ ही देर में नाचते गाते हुए ट्रेन अपने स्टेशन पर उतरती है और वो भूत समीर बनकर घोड़ी चढ़ जाता है, जहाँ सभी बाराती नाचते हुए दुल्हन के घर तक पहुँच जाते हैं और भूत गाता है,
अरे पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। तभी गौरी नाम की उसकी सास दरवाजा खोलती है तो भूत कहता है, अरे मैंने अपनी सोना जानू को बुलाया था, पर यहाँ तो सासू माँ ही आ गई। कोई नहीं, पहले इनसे निपट लेते हैं। अंदर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारी आरती उतारूं। ये बोलते ही वो भूत आगे बढ़ता है जहाँ कुसुम उसकी आरती उतारती है और टीके के लिए जब सहरा हटाती है तो उसे सहरे के अंदर एक डरावना भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है, भूत, कोई बचाओ, कोई बचाओ। कुसुम उस भूत को भगाने के लिए मेन दरवाजा बंद कर देती है, फिर भी वो भूत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और शिखा का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत हो गया शिखा, आज मैं तुझे लेकर ही रहूंगा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो तुम। बेटा तू इस भूत को जानती है क्या? ये क्या हो रहा है मुझे भी पता। माँ ये कुछ महीने पहले की बात है, इस भूतनीके ने मुझे बहुत परेशान किया है। उस शाम जब मैं कॉलेज से जा रही थी तो मेरा दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आ गया और जब मैंने हटाया तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा और कहा, सॉरी, वो हवा की वजह से उड़कर आप पर आ गया। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद हमें ऐसे ही मिलना था। What do you mean? ये कहकर शिखा चली जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज आती है तो रास्ते में युवराज उसे देखकर कहता है, अरे ये तो वही लड़की है, जब से इसे देखा है मेरे दिल का चैन चला गया है कहीं और। इसका नाम क्या है? अरे शिखा, शिखा रुक, मैं भी आ रही हूँ। हाँ आजा आजा, यही खड़ी हूँ, बस आई नहीं अभी तक तो मैं चलने लग गई। अच्छा। दोनों साथ जाती हैं कि युवराज उनके सामने बाइक लिए आ जाता है और कहता है, हाय शिखा, आई एम युवराज, तुम्हारी कॉलेज का ही हूँ, आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तुम वही हो ना? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अभी तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारा नाम लिया। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आओ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? एक दिन में भला किसी को कैसे प्यार हो सकता है? शिखा ये पहली नजर का प्यार है और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग सठिया गया है क्या? ये बोलकर दोनों ऑटो में बैठकर चली जाती हैं। वक्त बीतता है, युवराज शिखा की अब हर गली हर चौराहे पर आकर परेशान करने लगता है, पर शिखा नजरअंदाज कर देती है। तभी एक बच्चा उसे लेटर देकर जाता है जिसमें लिखा था, अगर शिखा तुम जंगल में मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहा है युवराज? मुझे इसे जाकर समझाना होगा वरना गलत हो जाएगा। ये बोलते ही दौड़ी दौड़ी जंगल में जाती है जहाँ युवराज उसे कहता है, मुझे पता था शिखा तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं। अब मुझसे एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। युवराज जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं होता और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम अपनी जिद छोड़ दो। ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, पर मैं तुमसे ही प्यार करूंगा और मरने के बाद भी करूंगा। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। ये बोलते ही युवराज अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेता है और माचिस से खुद को आग लगा लेता है, जिसके बाद वो मरकर भूत बन जाता है। बस तब से ही ये मुझे परेशान कर रहा है। सुबह भी मेरे पास आया था, मैंने इसे बहुत रोका पर इसने समीर को मार डाला। और मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, पर शादी तुमसे ही करूंगा। ये बोलते ही भूत उसे मार डालता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है और युवराज उसके साथ उसी मंडप में जबरदस्ती शादी करके कहता है, कहा था ना तुम मेरी हो, और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। बाय बाय सासू माँ, अपना ख्याल रखना। इस तरह युवराज की बुरी आत्मा शिखा से शादी कर उसे अपनी दुनिया में ले जाती है।